हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय एनएल सर। आज हम लोग 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करने से पहले अपन लोग इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले पढ़ते हैं उन सभी फॉर्मूलों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इन फॉर्मूलों को न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है, कहाँ साइन कन्वेंशन को यूज करें और कहाँ साइन कन्वेंशन को यूज ना करें। मैंने ये नहीं कहा कि अपन फॉर्मूले डेराइव कर रहे हैं, लेकिन अपन ये जरूर समझेंगे कि इन फॉर्मूलों को अपन लोगों को यूज कैसे करना है। अब जिन बच्चों को फॉर्मूलों का यूज अच्छे से आता है वो वीडियो को 15 to 20 मिनट्स आगे निकाल लीजिए और बाकी बच्चे कंटिन्यू जुड़े रहिए। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इमेज की फॉर्मेशन की अच्छी नॉलेज होगी। इमेज की फॉर्मेशन का मीनिंग हो गया कि आप डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके रेस्पेक्ट में आप लोगों को डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट टाइप की इमेज मिलती है। ये चीज़ अपन लोग 10th क्लास में भी कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को आती होगी, और ना भी आती हो तो एक बार आप उसे जरूर से पढ़ लेंगे। अपन लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे साइन कन्वेंशन पर। साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ना है और उसके बाद में साइन कन्वेंशन क्या है और इसके रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी होती है तो सिंपली अपन लोग एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं और उसकी पोजीशन को डिफाइन कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मिरर और लेंस के केस में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट या जो इमेज है उसकी पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से बताना है उसकी पोजीशन को, तो आप किसका यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन का। अब साइन कन्वेंशन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। आपके सामने ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है ये या तो हो सकता है मिरर या हो सकता है कोई लेंस। ये जो इसके मिड पॉइंट से लाइन पास हो रही है इसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के केस में मिड वाले पॉइंट को अपन लोग कहते हैं पोल और लेंस के केस में इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। पहली बात, आप जब भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऑलवेज जो ये मिड वाला पॉइंट है इससे स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये स्केल है, इसका 0 यहाँ से स्टार्ट है, इस तरफ आगे बढ़ रही है वैल्यू, तो आप ऑलवेज स्केल को ऐसे यूज करेंगे। अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट या इमेज है तो आप ऐसे इसको यूज करेंगे। यानी मेजरमेंट आपको कहाँ से करना है? ऑलवेज मिड वाले पॉइंट से। अब इसकी कंडीशन है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रेज है वो इस तरफ इंसिडेंट होगी, उनका रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ क्या बनेगा? आपके पास में इमेज बनेगी। तो ऐसी पोजीशन में आपके पास ये है ऑब्जेक्ट, आप मेजरमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और इंसिडेंट जो लाइट है उसकी डायरेक्शन है ये, दोनों एक दूसरे क्या है? अगेंस्ट अपोजिट है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को साइन कैसा यूज करना है? नेगेटिव। किस चीज का साइन? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का जो साइन होगा वो कैसा लेंगे आप लोग? नेगेटिव। लेकिन आपके मेजरमेंट की डायरेक्शन और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन दोनों अगर अलोंग है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐसी कंडीशन में अपन लोग किसका साइन यूज करेंगे? पॉजिटिव का। अब ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये इमेज है, इमेज की हाइट। जब भी मेजर करेंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट करेंगे वो सारा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना भी मेजरमेंट करेंगे वो कैसा लेंगे आप लोग? नेगेटिव। अब अपन चर्चा करते हैं कुछ फॉर्मूलों के ऊपर। ये फॉर्मूला बड़ा फेमिलियर है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने निश्चित रूप से इसे मिरर इक्वेशन नाम दिया होगा। इसमें v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? आपके पास में जो भी मिरर होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, सिंपल है, वो किसी ना किसी स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है। तो उस स्फीयर की जो रेडियस होती है, जिसे अपन लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जो हाफ होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? फोकल लेंथ के इक्वल होता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, m = h⁻h। h' क्या होता है? इमेज की हाइट, और h क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट। इनका जो रेशियो होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? आवर्धन। यानी आपको जो इमेज मिल रही है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बड़ी मिल रही है या छोटी मिल रही है, इसका जजमेंट आप m की वैल्यू के बेसिस पर लेते हैं। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो सिंपल सी बात है आपके पास में जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो इमेज कैसी बनेगी? आपके पास छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। इसके लिए आप लोगों ने एक और फॉर्मूला डिराइव किया है, v/u। ये फॉर्मूला आपने कैसे डिराइव किया इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने m की जो फॉर्मूले डिराइव किए हैं वो है h⁻h = -v/u। हो सकता है कि आपको v और u का मान दे दे, m का मान पूछ ले, v का मान दे दे, f का मान दे दे, और आपसे m का मान पूछे, तो u का मान आप कहाँ से फाइंड करोगे? इस फॉर्मूले से।
अगर आप चाहते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स को थोड़ा स्पीड से कवर करें तो उस कंडीशन में आप लोग इसके 2 और फॉर्मूले हैं वो भी रिमेंबर कर सकते हैं। कहाँ से बनाए? इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को यूज करके अपन लोगों ने ये वाला फॉर्मूले डिराइव किए हैं। तो ये कोई अलग से नहीं आया, इनको रिमेंबर करने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। फिर ऐसे ही लेंस का इक्वेशन है, सेम लेंस के लिए मैग्निफिकेशन है, और इसके लिए भी 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब भी ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे ऑलवेज किसे यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन को यूज क्यों करें सर? एक बड़ा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कि सर हम लोगों ने जब ये फॉर्मूले डिराइव किए थे तो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज की थी, तो अब हम लोग बार बार साइन कन्वेंशन को क्यों यूज करें? तो इसका बड़ा सटीक सा जवाब है कि आप लोगों ने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया तो आपके पास ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पोजीशन थी और उसके रिस्पेक्ट में आपके पास में इमेज की भी एक पोजीशन थी। अब अगर आप लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो इमेज की पोजीशन चेंज होगी, इमेज की नेचर भी चेंज होगी। तो क्या उस कंडीशन में आप लोग दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे? नहीं, अपने को फॉर्मूला केवल एक ही डिराइव करना पड़े, बार बार और फॉर्मूले और पोजीशंस के लिए डिराइव ना करने पड़े, इसलिए अपन लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं इनके अंदर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए किया है, और इमेज और ऑब्जेक्ट की और भी बहुत सारी पोजीशंस हो सकती है, तो अलग अलग फॉर्मूले ना बनाने पड़े, इसलिए अपन लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर? साइन कन्वेंशन। ऑलवेज रिमेंबर रखना है, मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और आप लोग अगर जब भी m की वैल्यू रियल इमेज के लिए यूज करें तो आपके पास में कैसी होगी? नेगेटिव, और जो आपके पास में वर्चुअल इमेज होगी उसके लिए m की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव, और रियल के लिए कैसी होगी? नेगेटिव। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, इसका एक सिंपल सा रूल है कि आपके पास में इंसिडेंट एंगल I और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है R, वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, केवल इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता जो होती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना क्यों होता है? सिंपल सा अपन लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंट मीडियम के अंदर जो हमारे पास वेव होती है, रे होती है, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो आपके पास में n1 कोई अलग मीडियम है, n2 क्या है? कोई अलग मीडियम। n1 क्या होता है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 क्या है? किसी अन्य मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब जो आपके पास में लाइट की रे होती है वो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, तो जो अपना पाथ होता है उससे थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और इस बेंड होने का जो फिनोमिना है इसे अपन लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके लिए स्नेल ने डिराइव किया था कि इंसिडेंट एंगल का साइन कंपोनेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन कंपोनेंट, इन दोनों का रेशियो ऑलवेज एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी किसके इक्वल होगी? दोनों मीडियमों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके रेशियो के इक्वल होगी। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है इसको यूज करके अपन लोग ये और फॉर्मूले हैं इनको भी डिराइव कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्मूले डिराइव किए भी होंगे। एक आपके पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर आप लोगों के पास में जो आप लोगों ने पढ़ा है, इसके अंदर हमारे पास में IC क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। वो एंगल जिसके लिए R की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? 90 डिग्री हो जाती है। इसके अलावा एक और रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है उसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए आपके पास में कोई टैंक है, वो प्रॉपरली पानी से फिल किया गया है, उसके बॉटम में आप लोगों ने कोई कॉइन रख दिया। अब अगर आप उसे साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कॉइन ऊपर उठा हुआ है, या फिर उस टैंक का जो बॉटम जो तली है वो क्या है? ऊपर उठी हुई है। कौन से फिनोमिना के द्वारा होती है ये चीज़? रिफ्रैक्शन के कारण। तो वहाँ पर आप लोगों को जो उसकी अपीरियंट जो फील होने वाली गहराई है, जो डेप्थ है, वो कितनी होगी उसको अपन लोग डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले से। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है उसका इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ उसकी कितनी है? डिवाइडेड बाई अपीरियंट डेप्थ। ओके, तो यहाँ से आप लोग अपीरियंट डेप्थ अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रियल डेप्थ में आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास में लेंस एक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, 2 लेंस एक दूसरे के पास में रख देते हैं। अब बोल दिया कि इनकी फोकल लेंथ फाइंड करो, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। जब भी यूज करोगे साइन कन्वेंशन जरूर यूज करोगे। इसी तरह पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर से आप क्या समझते हैं कि उसके ऊपर कोई लाइट की रे है वो इंसिडेंट होती है। अब लेंस का काम क्या होता है कि उस रे का जो पथ है उसे उससे विचलित करना। कोई ज़्यादा विचलित करता है तो कोई कम विचलित करता है। ज़्यादा अगर विचलित करता है, ज़्यादा बेंड करता है, तो उस लेंस की पावर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसकी पावर का फॉर्मूला होता है 1/f यूनिट होती है इसकी डायोप्टर।
अगर आपके पास में एक से ज़्यादा लेंस हैं तो उसको के कंडीशन में आपके पास में P बराबर हो जाता है P1 प्लस P2 प्लस P3। ऐसे ही उनका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो मल्टीपल हो जाता है M1 इंटू M2 इंटू M3। ऐसा आप लोग जो आपके माइक्रोस्कोप है उसके कंडीशन में चेक भी करते हैं कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। तो ये बात हो गई कि अगर आपके पास में एक से ज़्यादा लेंस हो तो उनकी फोकल लेंथ और उनका जो पावर है, उनका जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होगा। उसके अलावा आप लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू एक प्रिज्म लिया है, उसके थ्रू आप लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, जिसके लिए आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया होगा। ओके, एक आपके पास में रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, आपके पास इस तरफ N1 मीडियम है, दूसरी तरफ N2 मीडियम है। यहाँ ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ इसकी क्या बनी, इमेज बनी। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव कर रखा है जो इस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स UV और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनके बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। और ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल कहाँ है, जब आपके पास में ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो और उसकी इमेज कहाँ बने, आप लोगों के पास में डेंसर मीडियम में। ठीक है, और अगर इसी की जगह उल्टा कर दिया जाए कि इस तरफ क्या हो हमारे पास में डेंसर मीडियम और इस तरफ क्या हो रेयर मीडियम, तो ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं करना, आप लोगों को N1 और N2 की जो पोजीशंस हैं उनको चेंज कर देना है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक होता है अपने पास में लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आपके पास में कोई लेंस है वो वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। अब उसी को अगर आप लोग उठा करके किसी मीडियम में या पानी में रख देते हैं तो उस पोजीशन में सिंपल सी बात है उसकी जो रेडियस होगी, भाई शेप तो चेंज होती नहीं है पानी में रखने पर। ऐसा थोड़ी है कि अपन लोगों ने जैसे ही पानी में रखा उसमें पानी चला गया और वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसकी जो रेडियस होगी उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो डेफिनेटली चेंज हो जाती है। वो कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f = N21 - 1 1/R1 - 1/R2। N21 का मीनिंग होता है N2/N1 और N12 का मीनिंग होता है N1/N2। तो आप लोग N21 = 1/N12 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी कॉमन चीज़ें और ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप इनको जब भी यूज करेंगे इन सभी के अंदर क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। आप एक बार इसे जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके जो फॉर्मूले होते हैं उनको अपन लोग कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग ये देख लेते हैं कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है β/α। और हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HD/HE, लेकिन उसे कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन और इसे कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बीटा है वो इमेज जो है उसके द्वारा हमारी आंख पर कितना एंगल बनाया जाता है वो है, और अल्फा जो है वो है ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आंख पर कितना एंगल बनाया जाता है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा आप लोग जब भी इमेज का निर्माण करते हैं तो जो इमेज बनती है वो बिल्कुल सीधी बनती है, बड़ी बनती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके ठीक कहाँ बनती है, पीछे बनती है। किसमें? सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। तो यहाँ जो इसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें मिलता है वो मिलता है D/U। अब इसमें अपन लोग दो पर्टिकुलर केसेस के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट केस अपने पास में क्या है कि V = अपन ने लिखा है -D, और सेकंड केस में लिखा है V = इनफाइनाइट। -D का क्या मीनिंग है, तो देखो जो D होता है उसे अपन लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। भी अगर कोई व्यक्ति है उसकी आंखें बिल्कुल सही है तो वो बुक को पढ़ने के लिए अपनी आंखों से कितनी दूरी पर रखेगा, 25 सेंटीमीटर्स। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है वो क्या है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारे पास में जो इमेज बनती है वो अपन लोग D पर बना सकते हैं या कहाँ बना सकते हैं, इनफाइनाइट पर। इन दोनों केसेस के लिए आपके पास में फॉर्मूला है, एक तो ये और दूसरा ये। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये फॉर्मूला जब भी यूज करें तो आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। क्यों यूज नहीं करना? क्योंकि मैग्नीफिकेशन का एक्चुअल फॉर्मूला ये है। ये तो आपने दो पर्टिकुलर केस बनाए हैं जिनमें आप लोगों ने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज करके बनाए हैं। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि देखो D की वैल्यू तो ऑलवेज आपको 25 सेंटीमीटर पुट करनी है, आपको F की वैल्यू पूछ ले और M की वैल्यू आप लोगों को दी हुई हो, तो उस कंडीशन में आप M की वैल्यू कैसी पुट करेंगे, तो M की वैल्यू अपने को ऑलवेज कैसी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। M की वैल्यू फिक्स कर लो, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कैसी होगी, पॉजिटिव। क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास में जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर बन रही है और ऑब्जेक्ट भी किस तरफ है, ऊपर की ओर। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो M की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव।
अब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ये किसी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम 10 टाइम बड़ा इमेज बना सकता है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा अगर आपको कोई इमेज बनाना हो तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसमें दो लेंस लगे रहते हैं, एक वो जो ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसे अपन लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक वो जो हमारी आंख की ओर होता है उसे अपन लोग कहते हैं आई पीस लेंस। इसमें दो लेंस होते हैं और दोनों लेंसों की हेल्प से अपने को ज़्यादा मैग्नीफाइड जो इमेज होती है वो मिलती है। तो इसमें भी अपने पास में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो है ये, इसमें भी अपन दो केस लगाएंगे और दोनों केसेस के बेसिस पर अपन ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इस फॉर्मूले में भी आपको जब भी यूज करना है तो कभी भी आप लोगों को साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये दो पर्टिकुलर केस हैं जो आपने साइन कन्वेंशन यूज करके ही बनाए हैं। लेकिन अब अगर आपके पास में m की वैल्यू आ जाए कि सर यहाँ से तो m की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव आनी भी चाहिए। आप क्या देखते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके केस में ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर, और जो इमेज बनती है वो किस तरफ बनती है, नीचे की ओर। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में m की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। तो आप लोगों को इन दोनों ही केसेस के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी। बस इसके लिए फिक्स रखो m की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और इसके लिए m की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। अब यहाँ पर लोगों ने ये L क्या लिख दिया, L जो होता है वो होता है किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ, यानी जो उसके दोनों लेंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारे पास में जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो एक इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, और वो जो इमेज होती है वो दूसरे लेंस के लिए किसका वर्क करती है, ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। तो ऐसे केस के अंदर पहले लेंस के लिए जो हमारे पास में V0 है इमेज डिस्टेंस, वही आगे चल करके दूसरे लेंस का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो जो आपके पास में माइक्रोस्कोप है उसकी ट्यूब लंबाई आ जाएगी। तो L बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, V0 प्लस UE। ठीक है। अब अगले केस में हमने कहा कि हमारे पास जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज, वो कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें पता है कि UE यानी हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर फोकल पॉइंट के ऊपर होता है तब उसकी इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर। तो ये जो UE है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FE में, और आपके पास में ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ठीक बात है। और M बराबर आपको मिलेगा M0 प्लस ME। कहने का मतलब आपके पास में कितने लेंस हैं, दो लेंस। ये पहले लेंस का मैग्निफिकेशन और ये दूसरे का, दोनों का मल्टीपल आपको क्या मिलेगा, m, जो अपन लोगों ने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला डिस्कस भी किया था, पावर के बाद मैग्निफिकेशन का। अब इसमें न्यूमेरिकल्स में एक वर्ड यूज किया हुआ हो सकता है जिसमें आपको दिया हुआ हो कि जो आपका माइक्रोस्कोप है इसको सिंपली एडजस्ट किया हुआ है। सिंपली एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज, वो कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पर। ये अपने को अच्छे से दिमाग में रखना है। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर अपन लोगों को साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी, केवल ये ध्यान में रखना है सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में m की वैल्यू पॉजिटिव और इसके लिए m की वैल्यू कैसे लेनी है, नेगेटिव। एक और अपने पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो है क्या, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला m = F0/FE। इसके अंदर भी जो m की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपके पास में जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनेगी, और यहाँ जो ट्यूब लेंथ है वो बनेगी F0 प्लस FE। इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें वो केस यूज किया है जिसमें हमारे पास में फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर। ओके। अब एक और फॉर्मूला यूज करेंगे फोकल लेंथ का, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। फोकल लेंथ का फॉर्मूला a² - b²/4a। ये फॉर्मूला अपन लोग यूज करते हैं 12th क्लास के जो आपके फिजिक्स की प्रैक्टिकल्स है वहाँ। और कौन से प्रैक्टिकल में आपके पास में एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया जाता है और कहा जाता है इसकी फोकल लेंथ का मेजरमेंट करो, तब जाकर के ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं। लेकिन अपने न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल फॉर्मूले के अंदर A B क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ आपके पास में ऑब्जेक्ट है और यहाँ इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। आपने स्टार्टिंग में आपका जो लेंस है उसकी फर्स्ट पोजीशन ये रखी, तो उस फर्स्ट पोजीशन के लिए तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। कोई असुविधा इसमें? फिर उसके बाद में अपन लोगों को क्या करना है, इस लेंस की पोजीशन को चेंज करना है और इस लेंस की नई पोजीशन ऐसी जगह एडजस्ट करनी है आप लोगों को कि एक बार फिर से आपका जो इमेज है वो इसी पॉइंट के ऊपर दोबारा बने।
और जब आप लोग ये एडजस्ट करोगे तब आपको क्या पता चलेगा कि सेकंड टाइम हमारे पास में जो ये लेंस है इसकी इमेज से जो डिस्टेंस है वो उतनी ही होगी जितनी फर्स्ट टाइम में ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की थी। तो एक संयोग है कि इनके बीच का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या मिलेंगे आप लोगों को इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको पता चल सके ए और बी की वैल्यू क्या अपन लोगों ने यहाँ पर यूज किए, फॉर्मूला डिराइव अपन नहीं कर रहे हैं। ए क्या है v प्लस यू, वी प्लस यू का मतलब क्या है इतना इतना और इतना इतना, यानी हमारी जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो कंप्लीट डिस्टेंस है इसे अपन लोग क्या कहेंगे ए। और जो लेंस की दो पोजीशंस हैं इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे अपन क्या कहेंगे बी। तो मैंने b क्या लिखा है v माइनस यू, कैसे लिखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है v, अगर इसमें से मैं इस u को घटा देता हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या बीच वाला, वो मेरे पास क्या आ जाएगा b के रूप में। तो यहाँ से अपन लोगों ने अप्रोक्स जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो भी फॉर्मूले अपन यूज करेंगे सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर कोई फॉर्मूला रह भी जाएगा तो उस पर अपन लोग चर्चा न्यूमेरिकल के साथ साथ कर लेंगे। आप एक बार इसे नोट कीजिए और उसके बाद में अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे के न्यूमेरिकल्स। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है आपसे, ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और उसके ठीक सामने आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी साइज है 2.5 सेंटीमीटर, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.5 सेंटीमीटर। और जो आपको बोला गया है कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 36 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कॉनकेव मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो नेगेटिव होता है, तो 36 सेंटीमीटर। हम जानते हैं f इक्वल्स टू होता है r/2। तो आपके पास में जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगी माइनस के 18 सेंटीमीटर। उसके बाद में आप लोगों को बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अब ये 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपन लोग प्लस में ले या माइनस में, ये चीज़ ज़रूरी है जानना। तो अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मिरर है। इंसिडेंट जो रेज है उनकी डायरेक्शन है इस तरफ और मेजरमेंट हमेशा कहाँ से करना है, पोल से, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो मेजरमेंट की डायरेक्शन इस तरफ और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, अपोजिट है। तो आपको साइन कैसा लेना है, माइनस का। तो यहाँ से आपके पास में जो u की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस के 27 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से क्या क्या पूछा है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बोला है इसमें, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ अपन इसके लिए क्या रखें, एक स्क्रीन रखते हैं जिसके ऊपर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, एकदम क्लियर इमेज बनेगी। तो वो स्क्रीन कहाँ प्लेस करें। तो सिंपल सी बात है, इसने इनडायरेक्टली क्या कहा है कि आप लोग इमेज का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करके बताइए। फर्स्ट क्या बोला है अपने को, इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। आगे क्या बोलता है, describe the nature and size of the image if the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved। अब सबसे बड़ी बात, एक तो आपको पूछ लिया कि v की वैल्यू क्या है, फिर इसमें बोला गया है कि जो आपके पास इमेज बन रही है इस इमेज की नेचर कैसी है और इसके अलावा ये जो इमेज है इसकी साइज कितनी है। फिर लास्ट में बोला है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर लेकर जाएं तो हमारी जो इमेज बनेगी जिस स्क्रीन पर, उस स्क्रीन को हम मिरर की ओर ले जाएं या मिरर से दूर लेकर जाएं। ये बात अपन लोगों से पूछी है। तो सबसे पहले अपन लोग v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास में मिरर इक्वेशन है उसका यूज करते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जो भी वैल्यू आप रखोगे साइन कन्वेंशन की हेल्प से रखोगे। f की वैल्यू माइनस के 18, 1/v, माइनस का साइन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव है, तो 1/27 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 1/v इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 1/27 माइनस 1/18। इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपके पास में 54, 2 टाइम्स 2 माइनस 18 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स। आपके पास में 1/v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 1/54, यानी जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 54 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, v की। अब अगर आपको नेचर बताना है
इमेज का, तो उसके लिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, m की वैल्यू। क्यों, वो भी समझते हैं। m इज इक्वल्स टू होता है -v/u। m की वैल्यू निकालने के लिए v का मान कितना है अपने पास में -54, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। u की वैल्यू कितनी है अपने पास -27। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितनी आएगी -2। अब इस m की वैल्यू से दो रिजल्ट अपन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो डेफिनेटली जो आपकी इमेज है वो कैसी होगी, रियल। और जो भी रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड। रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। और m की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो डेफिनेटली आपका जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी या उसकी साइज क्या है वो अगर फाइंड आउट करनी है तो m का फॉर्मूला अपन लगा देंगे, m इज इक्वल्स टू h'/h। तो यहाँ से आपके पास में h' इज इक्वल्स टू m इंटू क्या आ जाएगा, h। m की वैल्यू -2, h की वैल्यू 2.5, तो h' इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया -5 सेंटीमीटर। और अगर अपन इसका m मोड ले लें तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अपन देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने गुना है, 2 गुना है। और वैल्यू इसकी साइज़ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अपन लोगों ने सारी चीज़ें बता दी। देखो v की वैल्यू बता दी, अपन लोगों ने नेचर बता दी, रियल, इन्वर्टेड, और अपन लोगों ने साइज़ भी बता दी। उसके बाद में बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके क्लोजर जाएगा तो जो हमारी स्क्रीन होगी उसे अपन लोग किस तरफ डिस्प्लेस करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों के पास में जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर, यानी दूर जाती है। जैसे जैसे आप मिरर के ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले जाओगे वैसे वैसे जो आपकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, दूर बनेगी। तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट को अगर क्लोजर ले जाओगे तो आप लोगों को जो स्क्रीन है उसको मिरर से दूर ले जाना पड़ेगा। तो ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आप इसको अच्छे से समझे होंगे। आप जल्दी से नोट कीजिए, अगला स्टार्ट करते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं सेकंड नंबर वाले न्यूमेरिकल पर। क्या है सेकंड नंबर वाला न्यूमेरिकल, A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter। आपके पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको बोला गया है कि आपके पास में जो h की वैल्यू है, साइज ऑफ इमेज है वो है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, और आपको बोला गया है इसके लिए कि आपके पास जो u की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने को ऑलवेज कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। और f की जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया है, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। इसमें बोला गया है कि आप एक तो इसकी जो इमेज है उसकी लोकेशन को डिफाइन करो, यानी v की वैल्यू पूछिए। दूसरा आपको बताना है कि जो इमेज है वो साइज में कैसी है, बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। लास्ट वन है कि आपको अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर मिरर से फार किया जाए, दूर किया जाए, तो उस कंडीशन में जो इमेज है उसकी लोकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सब बातों पर चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, v की वैल्यू। तो अपने पास में होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है अपने पास, 15। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करना है। u की वैल्यू -12, ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60, 4 टाइम्स प्लस 5, 1/v इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 9 डिवाइडेड बाई 60। तो v इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसे कट करके लिखेंगे तो आपके पास में v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3 इज इक्वल्स टू 6.67 सेंटीमीटर। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, v की वैल्यू आपके पास है ये 6.67 सेंटीमीटर, और जो v की वैल्यू आई है वो कैसे आई है, पॉजिटिव। जब भी v की वैल्यू मिरर के केस में पॉजिटिव आए तो समझ लेना कि आपके पास जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल, और v की वैल्यु अगर नेगेटिव आएगी तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। ऐसा क्यों होता है इसे आप लोग देख भी सकते हैं। हमारे पास होता है m इज इक्वल्स टू -v/u। अब देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, u की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो m की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। और जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारे पास में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है,
उल्टी होती है। आप लोग देखते हैं नीचे की ओर बनती है, रियल इमेज होती है वो। तो अपने पास में यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। फिर उसके बाद में आपको ज्ञात करना है इसके अंदर एच डिस का मान। तो अपन लोग जानते हैं v अपॉन यू इजिक्वल्स टू क्या होता है, एच डिस अपॉन एच। यहाँ से एच डिस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच डिस इजिक्वल्स टू माइनस के v अपॉन यू इंटू में क्या है h। आगे इसको वैल्यूज को पुट करें तो v की वैल्यू अपने पास में कितनी है 20/3। देख लीजिए कितनी है 20/3, और u की वैल्यू है -12। तो आप यहाँ -12 पुट करेंगे तो ये तो जाएगा प्लस में, और ये -12 का प्लस बन जाएगा। इंटू में h की वैल्यू कितनी है 4.5। आप इसे जब कट करेंगे 4 से तो ये 3 और ये क्या आ जाएगा 5। एच डिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से तो अपने पास में 5 इंटू 45 9 इंटू 10। जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम 5 टाइम। 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 10। देन एच डिस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब अपने से जितनी चीज़ें पूछी थी उन सब की रिजल्ट अपन बताते हैं। सबसे पहले v की वैल्यू पॉजिटिव, तो हमारे पास जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है। तो कैसी है, इरेक्ट। उसके बाद में एच डिस की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी 2.5 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू कितनी थी 4.5 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी इमेज कैसी बननी है, स्मॉल। तो आप कहेंगे स्मॉल इन साइज। ओके। अब लास्ट वन जो अपने से पूछा गया था वो पूछा गया था कि अगर इस नीडल को अपन लोग इस मिरर से दूर लेकर जाएं तो इस इमेज की पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इनफाइनाइट पर, तो उस कंडीशन में हमारे पास इमेज बनती है फोकल पॉइंट पर। ठीक वैसे अगर आप लोग इसकी ओर आएंगे तो आप देखते हैं कि ये जो इमेज है वो फोकल पॉइंट से P की ओर ट्रांसफर होने लग जाएगी। लेकिन इसका अपोजिट देखेंगे, अगर अपन लोग इससे दूर जाते हैं तो हमारी जो इमेज होगी वो फोकल पॉइंट की ओर जाना शुरू कर देगी। और जब इमेज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर चला जाएगा तो इमेज कहाँ आ जाएगी, F पर आ जाएगी। अब आप लोगों ने जो ये रिजल्ट निकाले हैं मैथमेटिकली, आप इन्हें इस डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं। डायग्राम में आपके पास में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इससे 2 रे आप लोगों ने निकाली, एक ये वाली और एक ये वाली। रिफ्लेक्शन के बाद एक इधर से जा रही है और एक इधर से जा रही है। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में कभी मिलने वाली नहीं है। अगर आपस में रियल में एक्चुअल में एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती है तो आपके पास में रियल इमेज बनती है। तो ये एक दूसरे से कहीं मिलने वाली नहीं है, तो अपन ने इनको कहीं पीछे मिलाया। तो यहाँ इनकी क्या बनी अपने पास में, एक वर्चुअल इमेज। इसकी साइज और इसकी साइज में देख सकते हैं इसकी साइज कम है और इसकी साइज क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। और आप देख सकते हैं जैसे ऊपर की ओर ये है, ये भी क्या है, ऊपर की ओर। तो अपने पास में जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है। ओके, आपने इसे अच्छे से समझा होगा। जल्दी से इसे नोट करो, अगला देखते हैं अपन लोग। अब हम लोग 9.3 वाला जो न्यूमेरिकल है उस पर डिस्कशन करते हैं। दिया हुआ है ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। आपके पास एक टैंक है और इसमें वाटर फिल किया गया है 12.5 सेंटीमीटर तक। द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाई ए माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। अब आप लोग यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसके बॉटम में रखी हुई एक नीडल को देखते हैं। तो ये जो नीडल है उसकी जो अपेरेंट डेप्थ है वो फील होती है 9.4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो नीडल है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, अपन लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने आपका माइक्रोस्कोप है उसको यहाँ अरेंज कर रखा है जिसकी सहायता से आप इसे अच्छे से फोकसित कर पा रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं। तो आप लोगों से इसमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इस सिचुएशन में जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको बताना है। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, इसमें आगे भी और कुछ पूछा गया है। इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। सेकंड केस में या सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि अगर आप लोग अगली बार इस वाटर को किसी दूसरे लिक्विड से
बदल दें और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.63, तो उस सिचुएशन के अंदर ये जो नीडल है इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। नीडल की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो आप लोगों को माइक्रोस्कोप की पोजीशन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर या कितना नीचे आपको अरेंज करना है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने को बताया क्या गया है कि जो एक्चुअल डेप्थ इस नीडल की है वो कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। तो अपन कहेंगे रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इसको मैं लिख देता हूं H1 इज इक्वल्स टू अपने पास में है 12.5 सेंटीमीटर। अगले केस में अपन लोग कहते हैं इसकी जो अपेरेंट डेप्थ जो अपन फील कर पा रहे हैं वो कितनी है, वो अपन ने लिख दिया अपेरेंट डेप्थ, इसको बोल दिया H2 इज इक्वल्स टू 9.4 सेंटीमीटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन आप लोग जानते हैं, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ ये होता है। तो n इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ 12.5 और अपेरेंट हो गया 9.4। ये डॉट हटा दीजिए पॉइंट, तो आपके पास में 120 डिवाइडेड बाई 94 होगा। तो यहाँ से जो n की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.33। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू का, ठीक है। ये अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। अब अपन लोग क्या करेंगे, इस वाटर को किसी दूसरे लिक्विड से रिप्लेस कर देंगे और जो नया लिक्विड है अपने पास में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपन ले लेते हैं एनडिस, वो है 1.63। ऐसी सिचुएशन में जो रियल डेप्थ है, यानी इसको प्लेस तो यहाँ अपने लोगों ने फिल तो 12.5 सेंटीमीटर तक ही किया है। अब इसकी जो अपीरियंट डेप्थ होगी नीडल की वो चेंज हो जाएगी, वो अपन लोग मान लेते हैं H2 डेस। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n का H1 अपॉन H2। तो n डेस का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में H1 अपॉन H2 नहीं, इस बार क्या हो जाएगा H2 डेस, जिसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो H2 डेस इज इक्वल्स टू H1 डिवाइडेड बाई n डेस। H1 की वैल्यू 12.5 डिवाइडेड बाई 1.63, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में क्वांटिटी बन गई 1250 डिवाइडेड बाई 163। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास में H2 डेज की वैल्यू आएगी 7.67। ओके, फिर उसके बाद में अपन लोग कहते हैं देखो इस बार अपनी जो अपीरियंट डेप्थ है वो 9.4 न होकर के और कम हो गई, मतलब अपना नीडल है जो ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो गया। तो अपने पास में जो अपीरियंट डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी 7.67 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने आपका जो माइक्रोस्कोप था उसको यहाँ अरेंज कर रखा था जिस टाइम पर ये नीडल थी 9.4 सेंटीमीटर डेप्थ पर। अब आपकी जो नीडल है वो कहाँ चली गई, ऊपर। तो अगर आप इस माइक्रोस्कोप से दोबारा इसे फोकसित करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप को भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर। कितना ऊपर करना पड़ेगा, जितनी ऊपर नीडल हुई है। नीडल कितनी ऊपर हुई है, पहले 9.4 पर थी, अब 7.67 पर होगी। तो इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा उतना ही हमारे माइक्रोस्कोप का डिफरेंस हो जाएगा। तो कितनी शिफ्ट होगी, तो वो शिफ्ट वाला जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाले, तो अपन लिखेंगे शिफ्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 9.4 था स्टार्टिंग में और अब कितना है, माइनस कर दिया 7.67। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1.73 सेंटीमीटर। यानी अगर आप लोग इस बार भी इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से अच्छे से अपनी इस नीडल को फोकसित करना चाहते हो तो माइक्रोस्कोप को आप लोगों को 1.73 सेंटीमीटर ऊपर की ओर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ओके, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 9.4 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 9.4 वाला न्यूमेरिकल क्या है एक बार अच्छे से जानते हैं। फिगर A एंड B शो रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे in air incident at 60 degree with the normal to a glass air and water air interference। आपके पास यहाँ दो इंटरफेरेंस दे रखे होंगे, एक तो एयर ग्लास है और दूसरा एयर एंड वाटर है। बताया गया है कि इसमें जो इंसिडेंट एंगल है वो ऑलवेज नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ओके, आगे क्या बोला गया है, रेस्पेक्टिवली प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर इज 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू ए वाटर ग्लास इंटरफेरेंस। आप थर्ड वाला जो डायग्राम है इसमें देखिए, इसमें जो इंसिडेंट एंगल है वो तो दे रखा है लेकिन ग्लास में जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो अपने को नहीं दे रखा।
तो ऐसी पोजीशन के अंदर आप लोगों को इन दोनों स्टार्टिंग वाले केसेस को यूज करना है और यहाँ जो R की वैल्यू होगी ग्लास के अंदर वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ 35 डिग्री, 47 डिग्री, ऐसे जो एंगल हैं उनकी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में डेफिनेटली आप जहाँ यूज करोगे वहाँ आपको साथ में दी हुई मिलेगी। 1% केस में मान लीजिए आपको नहीं दी हुई है तो इसका एक सिंपल सा पैटर्न है, आपको 100% दी हुई मिलेगी, लेकिन 1% अगर ना दी हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको sin 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं मैं मानता हूँ याद है। आप थोड़ा सा एक बात ध्यान देंगे कि sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.50 और वहीं sin 45 डिग्री की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो आपको मिलेगी 0.70। यहाँ जो एंगल की वैल्यू में चेंजमेंट हुआ है 30 to 45 कितना हुआ है 15 डिग्री का, और वहीं अगर आप लोग वैल्यू जो इनकी आई है इसमें चेंजमेंट हुआ है वो हुआ है 0.20 का। 0.20 वैल्यू में चेंजमेंट और एंगल में चेंजमेंट 15 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ तो बड़े इजीली देख सकते हैं कि 1 डिग्री अगर इंक्रीज होता है तो अप्रोक्सीमेट यहाँ जो वैल्यू है वो 0.51 यानी 0.01 तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, क्योंकि 15 डिग्री के रेस्पेक्ट में 0.20 इंक्रीज हो रही है तो 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में 0.01 तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही इंक्रीज होगी। इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ अगर मैं 5 डिग्री एंगल में चेंजमेंट कर दूँ तो सिंपल सी बात है, मेरे पास यहाँ जो वैल्यू में चेंजमेंट होगा वो 0.05 का तो डेफिनेटली होगा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 35 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो 0.5 और इसके आगे 6, 7 ऐसे कुछ आएगी। जैसा आप लोग देख सकते हैं 35 की वैल्यू कितनी है 0.57 है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपकी बहुत सारी न्यूमेरिकल्स में हेल्प होगी, बाकी आपको ऐसी वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी। अब अपन चर्चा करते हैं न्यूमेरिकल पर। तो इस न्यूमेरिकल में अपने को यूज करना है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है? sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। n2 क्या होता है? दूसरा मीडियम जिसमें रे जाएगी। n1 वो मीडियम जिससे रे आ रही है। ओके, तो वो अपन लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं sin i। इसमें जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना दे रखा है आप लोगों को? 60 डिग्री। sin r की वैल्यू जो दे रखी है वो आपके पास में है 35 डिग्री इज इक्वल्स टू, जिसमें जाता है उसको पहले लिखो, n किस में जा रहा है? ग्लास में जा रहा है, डिवाइडेड बाई किस से जा रहा है? एयर से, Na। तो मैं इसे n2 अपॉन n1 को n21 लिखा जा सकता है, तो इसे nga लिखा जा सकता है। nga इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास में 0.86 डिवाइडेड बाई साइन 35 डिग्री की वैल्यू होती है 0.57। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, आप पॉइंट को हटा देना और इजीली आप लोग साइड में डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.51। इसे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको अपन लोग आगे चलकर यूज करेंगे। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर यहाँ आ जाइए, इस सिचुएशन के अंदर भी साइन आई की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री इज इक्वल्स टू, इस बार एयर से वाटर में आ रही है तो जिसमें पहले जा रही है जिसमें वो ऊपर लिख दीजिए और जिससे आ रही है उसको बाद में लिख दीजिए। इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? NWA इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू वही 0.86 और 47 की वैल्यू आपके पास में 0.73। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास में NWA की वैल्यू पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 86 को 73 से डिवाइड करोगे तो 1.18 ये वैल्यू आपके पास में आएगी। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब अपन चलते हैं लास्ट वाली सिचुएशन के ऊपर। इन दोनों का यूज अपन लोग यहाँ कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है। इसमें अपन लोग लगाएंगे साइन आई की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। साइन आर की तो वैल्यू अपने को फाइंड आउट ही करनी है। N2 किस में जा रहा है? ग्लास में। किस से जा रहा है? वाटर से, NW। ओके,
अब अगर मैं किसी इक्वेशन में ऊपर नीचे किसी एक सिमिलर संख्या से डिवाइड कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं NA से और नीचे वाले को भी डिवाइड कर रहा हूं NA से, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि NA से NA कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से मैंने लिखा साइन 45 डिग्री अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू NG NG डिवाइडेड बाई NA को हम लोग क्या लिख सकते हैं? NGA अपॉन इसका बन जाएगा NWA। अब ये दोनों वैल्यूज आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा साइन 45 डिग्री अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू NGA की वैल्यू आपके पास 1.51, 1 पॉइंट कितनी है? 51, और NWA की वैल्यू 1.18। पॉइंट को हटा देना, 151 को आप लोग 118 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी 45 डिग्री, ये साइन R, तो आपके पास में आएगा 1.27। जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1.27। अब आप लोग यहाँ से साइन R को यहाँ ले जाइए और इस 1.27 को यहाँ लेकर आ जाइए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? साइन R इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिवाइडेड बाई 1.27। साइन R इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी होती है? 0.70 डिवाइडेड बाई 1.27। जब आप इसका पॉइंट हटा देंगे तो आपके पास में आएगा 70/127। ऐसी पोजीशन के अंदर आपको अगर इसको डिवाइड करना हो इजीली तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 700 बन जाएगा और ये 127 इंटू 10 हो जाएगा। आप 127 यानी 127 का 700 में डिवाइड करो, जो वैल्यू आए इसके डिवाइड में क्या बचेगा? 10। तो एक पॉइंट आगे किसका देना, आसानी से आपके पास वैल्यू हो जाएगी, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 0.55। यहाँ से आपने लिखा R इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.55। अब आप देखिए कि 0.57 किसकी वैल्यू है? साइन 35 डिग्री की वैल्यू है, और यहाँ पर अपने पास में क्या है? 0.55। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको किसकी मिल जाएगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी 34 डिग्री की। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास में? 34। ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो अपना अगला न्यूमेरिकल है 9.5, उसके ऊपर क्या दिया हुआ है 9.5 नंबर न्यूमेरिकल में? ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक स्मॉल बल्ब है जो आपके पास में एक वाटर का टैंक है, इसमें क्या फिल किया गया है? पूरे में वाटर है, और उसकी डेप्थ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। में इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0.8 मीटर। यहाँ तक इसके अंदर पानी फिल किया गया है और इसके बॉटम में एक छोटा सा यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है। ओके, और इस बल्ब को अपन लोग ऑन करते हैं। क्या दिया गया आगे? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। आपको बताना है कि इस बल्ब को ऑन करने पर इस टैंक के सरफेस के कितने एरिया से लाइट जो है वो बाहर की ओर इमर्ज हो जाएगी। आगे अपने को दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो अपने को दे रखा है 1.33, और यहाँ पर आपके पास में जो बल्ब है इसे आप लोग एक पॉइंट सोर्स मान लीजिए, ऐसा इसमें दिया गया है। अब अगर आप लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो कॉन्सेप्ट अगर पढ़े हैं तो ये बड़ा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आप जानते हैं इससे सभी डायरेक्शन के अंदर जो लाइट की रेज हैं वो इमिट होगी, और यहाँ ये रेज आप देख पा रहे हैं इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो नॉर्मल के साथ कितना है? 0 डिग्री। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी कितना है? 0 डिग्री है। फिर उसके बाद में यहाँ से एक रेज आएगी, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो लाइट की रेज आएगी वो अपना जो नॉर्मल अपन बनाएंगे उससे थोड़ी बेंड होकर उससे थोड़ी दूर हो जाएगी।
ऐसे करते करते आपने पढ़ा है कि एक ऐसा एंगल आपको मिलेगा, उसके लिए आपके पास रेयर मीडियम में जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अगर आप इस एंगल IC से ज़्यादा एंगल पर, ज़्यादा इंसिडेंट एंगल पर कोई रे यहाँ पर डेंसर मीडियम में अगर इंसिडेंट करवाओगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा काम करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और वो लाइट जो होगी वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के इसी मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी। ये अपन लोगों ने पढ़ा है। तो केवल और केवल ये जो इतनी आप लोगों को डिस्टेंस दिख रही है, इसमें जितनी भी लाइट की रेज यहाँ पर इंसिडेंट होगी वो सारी की सारी बाहर की ओर पास आउट हो जाएगी। ओके, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप लोग इस पूरे सिस्टम को ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू इसका देखोगे, तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा जिससे लाइट बाहर की ओर पास आउट हो रही होगी, और उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो ये होगी। मैं इसे लिख देता हूँ R। ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, C। अगर आप लोग R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो बड़ा इजीली आप लोग एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे, जिस एरिया से लाइट पास आउट होगी, पाई R स्क्वायर। ओके, अब इस सिचुएशन के अंदर अपन लोग स्नेल का जो नियम है वो लगाते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I अपॉन, अपने पास I की वैल्यू कितनी है, IC अपॉन साइन R की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। N2 रेयर मीडियम एयर ले लिया अपन लोगों ने, तो अपने पास हो गया 1, और जो NW है वो कितना है, 1.33। ऐसी सिचुएशन में साइन IC की जो वैल्यू है वो आ गई 1.33। अब आप एक ट्राइंगल बना दीजिए। इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है वो कितना है, IC है। ये इसका परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेनस 1.33 हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका बेस आ जाएगा 1.33 का स्क्वायर माइनस 1। अगर आप यहाँ से tan IC की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास क्या आएगा, tan IC इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 1, और बेस कितना है इसका, रूट 1.33 स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब अपन लोगों को चाहिए क्या, इस R की वैल्यू। तो अपन लोग इस डायग्राम को देखते हैं, इस ट्राइंगल को देखते हैं। ये अगर एंगल IC है तो इस टाइम पर ये वाला एंगल भी आपको कितना मिलेगा, IC। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो दो पैरेलल लाइन होती है उनको जब किसी एक रेखा के द्वारा, एक लाइन के द्वारा जब अपन लोग कट करते हैं तो उसके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो जो जेड वाली शेप बनती है ना, तो ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल। अब लगाते हैं यहाँ पर tan IC, tan थीटा का फॉर्मूला tan IC। परपेंडिकुलर कितना है इसका, R, tan IC परपेंडिकुलर है इसका कितना, R। तो आपने लिख दिया R डिवाइडेड बाई बेस कितना है इसका, 0.8 मीटर, 0.8। ओके, एक तो आप tan IC का ये वाला फॉर्मूला देखिए, एक ये देखिए, ये दोनों tan IC के इक्वल है, तो आप इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। R डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1.33 स्क्वायर माइनस 1। आप देखेंगे R इज इक्वल्स टू 0.8, ये चला जाएगा आगे, और 1.33 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.76 माइनस 1। यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ गई 0.8 डिवाइडेड बाई 0.6 का रूट। अब ये जो R की वैल्यू है आप ऊपर इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास में वो एरिया मिल जाएगा जिससे लाइट जो है वो बाहर की ओर पास आउट होगी। ओके, तो अपन ने कहा एरिया इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3.14 इंटू R की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.76 का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में 3.14 इंटू 0.64 डिवाइडेड बाई 0.76। ये पॉइंट से पॉइंट अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो आप लोग 64 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आएगा 200.96 डिवाइडेड बाई 76। तो आपके पास में यहाँ से जो अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी मे बी 2.64 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जिससे, ये इस सरफेस का वो एरिया है जिससे इस बल्ब की जो लाइट के रेज हैं वो बाहर की ओर पास आउट होंगे। ओके, आप ही जल्दी से नोट कर लीजिए।
अब हम लोग 9.6 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उस पर डिस्कशन करते हैं। आपको दिया गया है ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, a parallel beam of light is incident on the face of the prism, the angle of minimum deviation is measured to be 40 डिग्री। आपके पास एक अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म है और उस प्रिज्म के ऊपर कोई लाइट की बीम है, वो पैरेलली इंसिडेंट होती है। तो हमारे पास में जो लाइट के जो रेज हैं उनके लिए जो मिनिमम डेविएशन का जो एंगल है, जिसे अपन लोग डेल एम या डी एम से लिखते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 40 डिग्री। ओके, आगे बताया गया है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है कि आप हमें ये बताइए कि जो आपका प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जबकि आपको बताया गया है कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। आगे इसमें क्या दिया गया है, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि जो आपके पास में प्रिज्म है उसका जो अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको फाइंड आउट करके बताओ। और सेकंड, आप उसी प्रिज्म को पहले आपने एयर में रख रखा है और उसके बाद में कहाँ पुट कर दें, कहाँ प्लेस कर दें, वाटर के अंदर, तो उस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। दो चीज़ें पूछी है, एंगल ऑफ डेविएशन और पहले आप लोगों से क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो प्रिज्म। चर्चा करते हैं। अपन लोगों ने बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने लिखा NGA का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जब उसे एयर में रखा हुआ है। अपने पास में आ जाएगा साइन A प्लस DM डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। अपन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। NGA इज इक्वल्स टू साइन A की वैल्यू 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। आपके पास वैल्यू आ गई NGA इज इक्वल्स टू साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू में तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग काफ़ी बार इसको डील करते हैं, सिंपल है। लेकिन साइन 50 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ऐसी पोजीशन में आपको या तो एंगल दिया हुआ होगा, और अगर ना भी दिया हो तो मैंने थर्ड नंबर वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक बताई थी, उसकी हेल्प से आप किसी भी एंगल की अप्रोक्स वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने लिख रखा है बोर्ड पर कि साइन 50 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0.77। तो आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए 0.77, और जो आपके पास साइन 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.50। आप यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो उसके बाद में आपके पास में जो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 77 को 50 से तो 1.54। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की। ये तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्या करते हैं, इसी प्रिज्म को किस में प्लेस कर देते हैं, वाटर में। तो आपके पास में नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस बार किसके रिस्पेक्ट में अपन चर्चा करेंगे, वाटर के रिस्पेक्ट में। और अपने पास में आ जाएगा साइन, अब ए की वैल्यू में तो कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं है, लेकिन जो डीएम की वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी, और वो हो जाएगी डीएम डेस डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। आप लोग N21 को लिखते हैं N2 अपॉन N1, तो NGW को अपन लोग क्या लिखेंगे, NG अपॉन NW इज इक्वल्स टू साइन ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 60 प्लस डीएम की वैल्यू अपन लोगों को, डीएम डेस की वैल्यू अपन लोगों को फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन 60 डिवाइडेड बाई 2। एन ऑफ जी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी पे अपन लोगों ने फाइंड आउट किया वो कितना है, 1.54, और क्वेश्चन में दे रखा है वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33। यहाँ से देखिए अपन वैल्यू, तो साइन ये आ जाएगा अपने पास में 60 प्लस डीएम डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। यहाँ से आप इस पॉइंट को तो दीजिए हटा,
और 154 के अंदर 133 से आप लोग इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ऐसी सिचुएशन में देखिए साइन 60 प्लस dm डेज डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.50 या 0.5 इज इक्वल्स टू, जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्स 1.16। आप डिवाइड करके देख लेना, बड़ा सिंपल सा डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ से इसको आगे की ओर अपन ट्रांसफर करते हैं तो साइन 60 प्लस dm डेज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.16 इंटू 0.5। आप जब इसे मल्टीप्लाई करके आगे सोल्व करेंगे तो साइन 60 प्लस dm डेज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.58। और ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन 35 की। आगे इसको सोल्व करिए तो अपन लोग लिख सकते हैं साइन 60 प्लस dm डेज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 35। साइन से साइन को अपन लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास में क्या रह जाएगा 60 प्लस dm डेज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 35। और यहाँ से 2 को अगर आगे की ओर ट्रांसफर कर दें तो 60 प्लस dm डेज डिवाइडेड बाई 2 इंटू 35 और dm डेज की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 70 डिग्री माइनस 60। तो अपने पास में dm डेज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन वाटर के अंदर रखने पर अपने पास में 10 डिग्री है और एयर के अंदर अपने पास कितना है 40 डिग्री है। दो चीज़ें अपन लोगों को फाइंड आउट करनी थी, दोनों अपन लोगों ने यहाँ पर अच्छे से फाइंड आउट कर ली। ओके, नोट कीजिए जल्दी से।